नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि D60 चार्ट की कैलकुलेशन क्या होती है। D60 चार्ट में मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझाया था कि 60 डेटीज होते हैं। जब हम काउंटिंग करते हैं ऑड से तो ये डेटीज हमारे जो होते हैं वो स्ट्रेट एक लिस्ट में जाते हैं। जब हम इवन से करते हैं तो नीचे से हम देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे समझते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग आ जाएगी। जब हम ऑड से देखते हैं तो हमने एक 30 डिग्री की 60 डिविजन्स करनी है। हमने ये देखना है कि जब हमने 60 डिवीजन करी है तो हमारी एक डिवीजन जो है वो हाफ डिग्री की हो गई, यानी कि 30 मिनट्स की। 30 मिनट्स यानी कि पहले हमारी डिवीजन हो गई 0 टू 30 मिनट्स, दूसरी हो गई 30 मिनट टू 1 डिग्री, तीसरी हो गई 1 डिग्री टू 1 डिग्री 30 मिनट, चौथी हो गई हमारी 1 डिग्री 30 मिनट टू 2 डिग्री। ऐसे ये पूरा 30 डिग्री तक चलता रहेगा। जब हम देखेंगे कि इवन में क्या होगा तो इवन में ऑपोजिट चलेगा। जो हमारा लास्ट डेटी है वो रिप्रेजेंट करेगा 0 से लेके 30 मिनट्स तक। सेकेंड लास्ट डेटी रिप्रेजेंट करेगा 30 मिनट से लेके 1 डिग्री तक। ये जो डिग्रीज है ये आपको अपने D1 चार्ट में देखनी है। आपको अपने D1 चार्ट से समझना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने ये तो देख लिया D60 की कैलकुलेशन में कि आपको प्लैनेट प्लेस कहाँ करना है, पर अब हम ये देख रहे हैं वो किस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करिए आपका जो वीनस है वो 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री 30 मिनट पे, यानी कि वीनस किसी भी हाउस में बैठा है और उसकी जो डिग्री है, जो उसका लॉन्गिट्यूड आ रहा है वो आपका 0 डिग्री 10 मिनट्स का आ रहा है, तो वो घोर में आ जाएगा। इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो मैं साइड पे आपको मेंशन कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा कि 60 डेटीज कौन से होते हैं। जो 1 नंबर होगा ऑड राशि के लिए वो 0 से 0 डिग्री 30 मिनट होगा, और वही जो डेटी है वो इवन में जब हम देखेंगे तो 29 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री के लिए वो रिप्रेजेंट करेगा वो डेटी। अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा डेटी क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, किस डेटी की क्या नेचर है, और अगर कोई प्लैनेट उस आपके षष्ठांशा में आके बैठ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नेचर क्या होगी। यहाँ पे आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि कोई प्लैनेट मेलेफिक में जाके बैठ गया है या बेनिफिक में जाके बैठ गया है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है देश काल पात्र पे। आजकल की दुनिया में अगर कोई मेलेफिक भी है तो हो सकता है कि वो ऑस्पिशियस हो, वो आपको बुरे रिजल्ट ना दे, बस आपकी एक नेचर जो है वो थोड़ी कनिंग कर दे या बुरी कर दे। इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 10 डेटीज को कवर करें। ऐसी टोटल मैं 6 वीडियोस बनाऊंगा ताकि सारे 60 डेटीज आपको समझा पाऊँ। साथ में मैं उनकी डिग्रीज भी मेंशन कर दूंगा कि ऑड साइन में है तो आपने क्या देखना है, इवन साइन में तो आपने क्या देखना है। तो आपको पता होगा कि क्या वो डेटी आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। तो इसमें हमारा सबसे पहला डेटी आ जाता है घोर। इसको हम घोर अघोर दोनों कहते हैं, यहीं से टर्म आया है अघोरी भी। घोर डेटी जो है वो शिव जी का ही एक रूप है। ये बहुत ज्यादा फियर्स डेटी है। ये एक ऐसा डेटी है जो आपके मन में डर भी बिठा देता है। ये एक ऐसा डेटी है जो बहुत ज्यादा फियर्स वे में, बहुत अग्रेसिव वे में रिजल्ट देता है। अब इसका मीनिंग क्या है, हमें ये पता चल गया शिव जी की एक डेटी है ये। अब इसका मीनिंग ये है कि सपोज करिए कि आपका कोई प्लैनेट है जो आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, या सेकंड हाउस में आके कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और वो घोर में जाके बैठ रहा है। D60 में हम देख रहे हैं कि उसकी जो डेटी है वो घोर बैठ रहा है, तो वो बहुत फियर्सली अपने रिजल्ट देगा। चांसेस है कि आपका जो पैसा आएगा वो एक्सट्रीम मेहनत से, और एक्सट्रीम आपके पास पैसा आ भी सकता है पर एक्सट्रीम मेहनत से आएगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी भी कॉज़ कर सकता है। ओवरऑल ये एक मेलेफिक माना जाता है, ये एक मेलेफिक डेटी है जो नेगेटिव वे में रिज़ल्ट देता है, बहुत ही फ़ियर्स तरीके से रिज़ल्ट देता है। एक-एक डेटी की नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सपोज़ करिए कि आपका 7th लॉर्ड है, आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड बैठ रहा है या 7th हाउस के प्लैनेट है, वो इसमें घोर में जाके बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है।
आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत कार्मिक हैवी होगा। आपका जो रिलेशनशिप है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर भी अग्रेसिव हो। ऐसे केसेस में पार्टनर से डर भी लगता है। खास करके अगर आपका 7th लॉर्ड ऐसी पोजीशन में बैठा है, अब अगर आपका ऑड राशि है 7th हाउस में, तो ये आपका घोर कब पड़ेगा? 0 डिग्री से लेके 30 मिनट के बीच में। और यही अगर आपका इवन है तो 29 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। तो अगर ऐसा आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशन होगा, बहुत अग्रेसिव रिलेशन हो सकता है। एक फ़ियर वाला फैक्टर आ सकता है रिलेशनशिप में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। अगला डेट ये है दोस्तों राक्षस। राक्षस आप में से ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जैसे देवता राक्षस होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। राक्षस की बेसिक जो नेचर है वो क्या है? राक्षस ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं होते हैं, राक्षस बहुत मेहनती होते हैं। राक्षस जो होते हैं वो मेहनत करके, तप करके, वरदान लेके कई बारी गलत उसका मिसयूज़ करते हैं। रावण भी एक राक्षस थे। उनकी भी नेचर जो थी वो बहुत ज़्यादा तमोगुण की थी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई प्लैनेट अगर आपका राक्षस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तमोगुण होने के चांसेस हैं। तमोगुण से हमारा क्या मतलब है? भोगने की एक आदत, कि हमें भोगना है, हमें ये डिज़ायर है, हमें ये चीज़ चाहिए है और उस चीज़ को पाने के लिए वो मेहनत भी कर सकते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए वो नेगेटिव रास्ता भी ले सकते हैं। ये कहने को तो एक बहुत ही मेलेफिक माना जाता है कि ये एक मेलेफिक डेटी है। अगर किसी का कोई प्लैनेट जो है, वो राक्षस कैटेगरी में जा रहा है। अब राक्षस कैटेगरी के लिए हमें क्या समझना है? यहाँ पे अगर आपकी ऑड से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा 30 मिनट से लेके 1 डिग्री। अगर हम इवन से कर रहे हैं तो 29 आपकी डिग्री से लेके 29 डिग्री 30 मिनट्स। इसके बाद जितने भी होंगे मैं मेंशन करता जाऊँगा कि उसमें क्या डिग्री आ रही है ताकि आप लोग अपने हॉरोस्कोप में देख पाएँ। तो अगर राक्षस है, कहने को तो मेलेफिक है, पर मैं इसको इतना मेलेफिक नहीं मानूँगा। आजकल के समय में कलयुग में ये उतनी नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर राक्षस कैटेगरी में आपका कोई प्लैनेट आ रहा है तो आप उस चीज़ को पूरा भोगना भी चाहेंगे, उस चीज़ के लिए आप शॉर्टकट भी लेंगे, उस चीज़ के लिए आप पूरी ट्राई भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो चीज़ चाहिए है। तो आजकल के समय में ये उतनी नेगेटिव चीज़ नहीं है। एम्बिशन होना, आगे बढ़ना, कलयुग में एक अच्छी चीज़ मैं कहूँगा। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपके कार्मिक पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। जो आपके राक्षस कैटेगरी में प्लैनेट आ रहे हैं, सपोज़ करिए आपका 10th लॉर्ड है, करियर का लॉर्ड है, वो आपका राक्षस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप अपने करियर में शॉर्टकट लेंगे, दूसरों को चीट कर सकते हैं, अपने कोलीग के साथ भी गलत कर सकते हैं। आप हर वे में अपने करियर को प्रोग्रेस करवाएँगे। मगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसे राक्षस को हमेशा विष्णु जो है, विष्णु जी हो गए या कोई भी देवता हो गए, वो उनका सर्वनाश करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। ऐसे ही आपका डाउनफॉल भी ये कॉज़ कर सकता है। हो सकता है आप शॉर्टकट लेके आगे बढ़ जाएँ, पर एंड में आपको इसको सफ़र करना पड़ेगा। बहुत कम केसेज़ में होता है कि एंड में सफ़र ना करना पड़े और ऐसे केसेज़ में आपके जो कर्म होते हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और आपके संचित कर्म अगले जन्म में खराब होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर राक्षस कैटेगरी में कोई भी प्लैनेट आपको फ़ॉल कर रहा है, कोशिश करिए, अपनी तरफ से पूरी ट्राई करिए कि आप शॉर्टकट ना लें, लोगों को धोखा ना दें, नेगेटिविटी ना रखें, जल्दबाज़ी ना करें और अपनी उस नेचर को, उस प्लैनेट की नेचर को डिफीट करें। किसी भी तरीके से सही रास्ते पे चलें क्योंकि शॉर्टकट आपको प्रोग्रेस दे सकता है, शॉर्टकट आपको बहुत आगे ले जा सकता है, पर आपका डाउनफॉल भी बन सकता है। इसमें आप राक्षस की जो पॉजिटिव क्वालिटी है, मेहनत करने की, तप करने की, उसको यूटिलाइज़ करिए। जितना हो सके उस प्लैनेट के लिए, उस पोज़ीशन के लिए, चाहे आपके करियर का लॉर्ड है, चाहे आपके रोमांस का लॉर्ड है, चाहे आपके गेन का लॉर्ड है, उसमें बहुत सारी मेहनत करिए, बहुत कोशिश करिए, एफर्ट डालिए और उसके थ्रू गेन लीजिए। तीसरी कैटेगरी अब हमारी आ जाती है दोस्तों देव। देव कैटेगरी एक बेनिफिक है, जो अभी तक हमने देखे थे दोनों मेलेफिक थे।
ये एक बेनिफिक कैटेगरी मानी जाती है। अगर कोई प्लैनेट आपका इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये आपके प्लैनेट को एक बहुत ही अच्छी सभ्य नेचर देगा। जब भी इस प्लैनेट की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी, तो आप एक अच्छे सही पाथ पे चलेंगे। आप धर्म को अपहोल्ड करेंगे। हम सब लोग देव का मतलब तो समझते ही हैं कि देवता जितने भी आ गए वो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यूजुअली अच्छे तरीके से ऑस्पिशियस तरीके से अपना काम करेंगे। गलत रास्ते पे जाने से बचेंगे। अगर गलत रास्ते पे आप जाएँगे भी तो इंटरवेंशन होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन इंटरवेंशन होके आपको सही रास्ते पे भी लाया जाएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, कोई ऐसा प्लैनेट है जो देव कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, देवता कैटेगरी में, तो वो आपको वापस सही रास्ते पे भी लाएगा और अगर आपका बुरा टाइम भी चल रहा है, तो आपको फ़ील होगा कि भगवान आपके साथ है। आपको फ़ील होगा कि आपका लक आपके साथ है। एक स्ट्रोक ऑफ लक आपको महसूस हो सकती है, अगर कोई प्लैनेट आपका इस कैटेगरी में है। ऐसे कैटेगरी में अगर आपका कोई जीव प्लैनेट आ जाता है, जीव प्लैनेट से मेरा मतलब है जैसे 4th हाउस जो है मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7th हाउस जो है आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9th हाउस आपके फादर को कर रहा है, 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग को कर रहा है। अगर कोई ऐसे प्लैनेट का कोई लॉर्डशिप है, किसी के पास 9th हाउस की लॉर्डशिप है और वो आपका कैटेगरी में बैठता है देव कैटेगरी में, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा। वो आपके लिए देवता का काम कर रहा है, आपके लिए हर्डल्स जो है उनको रिमूव कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करने के लिए हर अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। ऐसे केस में आप फ़ील करेंगे, खुद में फ़ील करेंगे कि आप गलत काम करना भी नहीं चाहते हैं। एक बहुत ही बेनिफिक चीज़ है ये। आपको देखना पड़ेगा अपने हॉरोस्कोप में कि कौन-सा प्लैनेट इस कैटेगरी में जाके बैठा है, तो आपको रियलाइज़ होगा, समझ आएगा कि वो किस तरीके से अभी तक भी आपके लिए बेनिफिक वे में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हमारा कोई ऐसा प्लैनेट है जो 8th लॉर्ड है या 8th हाउस में जाके बैठा है और वो इस कैटेगरी में फ़ॉल कर जाता है, वो देवता कैटेगरी में फ़ॉल कर जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। ये आपको हिडन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सारी एक 8th हाउस की जो अच्छी क्वालिटीज़ है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी रियलाइज़ नहीं करते हैं, वो आपको दे सकता है। 8th हाउस सिर्फ़ आपका गड्ढा नहीं है, 8th हाउस आपका सिर्फ़ ऑब्स्टेकल्स नहीं है, 8th हाउस आपका रिसर्च भी है, आपकी हिडन नॉलेज भी है। तो ये आपकी हिडन नॉलेज को, रिसर्च को भी उभार के बाहर ला सकता है, अगर देवता कैटेगरी में वो आपका 8th लॉर्ड या फिर 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हो तो। अगला डेटी है दोस्तों हमारा कुबेर। कुबेर जी जैसा कि हम जानते ही हैं प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। उनके पास वेल्थ है, वो वेल्थ को जनरेट नहीं करते हैं। वेल्थ को जनरेट करने के लिए लक्ष्मी माँ है। कुबेर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वेल्थ को अपने पास रखते हैं। अगर कोई प्लैनेट आपका इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ दे सकता है। आप बहुत अच्छे फाइनेंस को मैनेज करने में होंगे, खास करके अगर उस प्लैनेट की दशा चल रही है या फिर वो आपका लगन लॉर्ड है, तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। इसमें बस हमें 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही बेनिफिक है ये, एक बेनिफिक कैटेगरी है, एक बेनिफिक डेटी है। मगर हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें ग्रीड भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। कुबेर क्योंकि वेल्थ को एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं, अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, तो काफ़ी बार वो शेयर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का अगर सेकंड लॉर्ड है, अगर आपका सेकंड लॉर्ड ही इस कैटेगरी में बैठ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेल्थ आपको देगा, पर आप वेल्थ को खर्चेंगे नहीं। उस वेल्थ को आप ग्रो करेंगे, आप उसको एन्जॉय नहीं करेंगे और स्पेशली आप दूसरों पे तो बिल्कुल खर्चना पसंद नहीं करेंगे। तो बेनिफिट होते हुए भी ये प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। रिलेशनशिप्स में आपस में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम कॉज़ करेगा। यहाँ पे भी आपने ये चीज़ का ध्यान देखना है कि अगर कोई आपका जो जीव को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सपोज़ करिए कि आपका जो पार्टनर है, 7th लॉर्ड है
वो कुबेर डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत वेल्दी होगा, वो वेल्थ को मैनेज करेगा, वो वेल्थ जो है अपने पास होल्ड करना पसंद करेगा। ऐसे केस में ये अच्छा भी है कि आपको एक वेल्दी पार्टनर मिला है, पर दूसरे केस में ये बुरा भी हो जाता है क्योंकि वो वेल्थ आपके ऊपर बहुत सोच समझ के खर्चेंगे। क्योंकि उनकी एक बेसिक नेचर हो जाती है कि वेल्थ को एक्यूमुलेट करके रखना, सेव करके रखना। तो आपको ऐसे केस में उनकी नेचर को समझना है। अगर आप वेल्थ किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए माँगेंगे, वो ज़रूर देंगे, पर अगर आप खर्चा करने के लिए माँगेंगे, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो डेटी यही चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहा है। बाय चांस अगर आपके 11th लॉर्ड का जो है वो कुबेर बैठ जाता है, तो आपके पास काफ़ी वेल्थ एक्यूमुलेट होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड, ये दोनों अगर आपके कोई भी इनमें से कुबेर कैटेगरी में बैठ रहा है, कुबेर उनका डेटी है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। अब दोस्तों हम आ गए हैं 5वें डेटी पे, जो कि है यक्ष। यक्ष डायरेक्टली कुबेर के अंडर ही वर्क करते हैं। ये भी बेनिफिक है। ये आपके ट्रेजरर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कुबेर हैं वो सारी फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, ये ट्रेजरर हैं जो उस वेल्थ को सीक्रेट रख रहे हैं। ये वो हैं जो उस वेल्थ को छुपा के अर्थ के अंदर रख रहे हैं। अगर आपका कोई भी प्लैनेट इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अपनी वेल्थ को लेके सीक्रेटिव भी हो जाते हैं। जैसे हमने कुबेर में देखा था कि उसके अंदर एक ऐसी नेचर डेवलप होती है कि आप अपनी वेल्थ को लेके, आप अपने पैसों को लेके काफ़ी कंजूस हैं। यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, मगर आप खर्चा करने के साथ-साथ उसको बहुत ही सीक्रेटिव रख रहे हैं। आप उसको सोशल मीडिया पे इधर-उधर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो वेल्थ है, आप ही एन्जॉय करें। ये थोड़े से अपने टेरिटरी को लेके, अर्थ को लेके भी थोड़े पॉसेसिव होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो हैं वो कई बारी हिडन गेन ले सकते हैं आपके लैंड से, एग्रीकल्चर से। जितनी भी चीज़ें हमारी चौथे हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेशली ज़मीन से रिलेटेड, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, घर हो जाए, या फिर एक एक बैरन लैंड भी है, उसको लेके काफ़ी पॉसेसिव भी होंगे, उससे ये गेन भी कमा सकते हैं। यक्ष एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको इनहेरिटेंस भी दिलवा सकती है, खास करके अगर वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के फॉर्म में। ये ओवरऑल अच्छा है, एक बेनिफिक है डेटी, मगर थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पॉसेसिव भी ना हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी ना हो, और जो आपके नियर एंड डियर है उनके साथ आप उस वेल्थ को शेयर करें। थोड़ी-सी मिस्चीवियस नेचर आ जाती है अगर कोई इनकी टेरिटरी पे आता है। यानी कि अगर कोई इनके बारे में जानने की कोशिश करे तो ये ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। तो ऐसा जो प्लैनेट है, अब आपका लगन लॉर्ड ही है तो आपकी ये बेसिक नेचर हो जाएगी। आपका 4th लॉर्ड है तो आपकी मदर की ऐसी नेचर हो सकती है, आपका 9th लॉर्ड है तो आपके फादर की ऐसी नेचर हो सकती है। तो आपको देखना है कि कौन-सा प्लैनेट उस कैटेगरी में जाके बैठ रहा है। हो सकता है आपका 6th लॉर्ड जो है उसकी ऐसी नेचर हो, तो आप कोई ऐसी जॉब कर सकते हैं जो यक्ष को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो आपको इसको समझना होगा कि आपका कौन-सा प्लैनेट है, जो यक्ष कैटेगरी में जाके उस डेटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डिग्री में फॉल कर रहा है। अब आ जाता है दोस्तों किन्नर। ये हमारा 6th डेटी है, जो हम 60 डेटी कवर कर रहे हैं, उसमें हमारा 6th डेटी है, यानी कि हम 1/10 कवर कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक बेनिफिक माना जाता है, पर यहाँ पे किन्नर जो है वो डायरेक्टली ट्रांसजेंडर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये एक ऐसा डेटी है जो हाफ ह्यूमन और हाफ बर्ड होता है। ये एक ऐसा डेटी है जो बहुत ज़्यादा रोमांस, क्रिएटिविटी, आर्ट, प्लेज़र, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अगर आपका प्लैनेट जो है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और अगर बाय चांस आपका लगन लॉर्ड ही इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर देता है। इंसान अपनी ही धुन में रहता है। ऐसा इंसान जो होता है कई बारी वो इर्रेशनल डिसीजन लेता है, ऐसे अजीब डिसीजन लेने लग जाता है जो दूसरों को समझ नहीं आते हैं। ये बहुत आर्टिस्टिक प्लैनेट है, बहुत रोमांस लविंग प्लैनेट है। तो अगर आपका कोई भी आपका जीव इसमें जाके बैठ रहा है, तो उस जीव को भी यही नेचर देगा। एक बहुत ही अनकन्वेंशनल नेचर देगा। ऐसा प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लविंग भी है।
तो अगर आपका लगन लॉर्ड ऐसे किन्नर में जाके बैठ रहा है, तो आपको एक बहुत ही म्यूज़िक लविंग नेचर भी देगा। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? क्योंकि ओवरऑल ये बेनिफिक है। आप इस टाइम पीरियड में, इस दशा में, इस टाइम पीरियड में एन्जॉय करेंगे। अगर आपका कोई एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, सपोज़ करिए आपका सैटर्न है या वीनस है, जो किन्नर कैटेगरी में है और वो एस्पेक्ट दे रहा है जुपिटर को और जुपिटर की दशा चल रही है। तो इस टाइम पीरियड में भी आप एन्जॉय करेंगे। आप लाइफ़ की छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करना सीखेंगे। आप अपनी ही धुन में रहेंगे। आप बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर रखेंगे और एक ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगी। मगर ध्यान किस चीज़ का रखना है हमें? ध्यान रखना है कि हम ओवर इंडल्ज ना करें। हम किसी भी पॉइंट पे इतने ना खो जाएँ कि हमें होश ही ना हो और प्रैक्टिकैलिटी हम भूल जाएँ। हमें ये देखना है कि हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने हैं, हमें जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनसे बच के भी रहना है। तो अगर कोई भी प्लैनेट आपका इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है, उसकी दशा है या उसका कोई जीव है, तो आपको उनके लिए भी ये ध्यान रखना है कि फ्री स्पिरिट होना अच्छी बात है, पर इतना भी फ्री स्पिरिट नहीं होना है कि आपको प्रैक्टिकैलिटी बिल्कुल ही भूल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 डेइटीज़ को समझा। ये वीडियोज़ थोड़ी लंबी होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा कवर करने में, 6-6 करके अगर हम कवर करते हैं तो हमें 10 वीडियोज़ लगेंगी। मैं चाहता था कि हम एक वीडियो में 10 को कवर करें, पर हमें प्रॉपरली समझना ज़रूरी है कि एक-एक डेटी क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये वो एडवांस टॉपिक है जो बहुत मुश्किल ही आपको सीखने को मिलेंगे या समझने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को समझें। खास करके जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एज़ अ करियर देख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आप कार्मिक पैटर्न को समझ पाएँगे। आप किसी भी प्लैनेट को समझ पाएँगे कि वो चाहता क्या है, कहाँ पे हमसे पिछले जन्म में गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे हमारे टेस्ट होंगे। कोई प्लैनेट इनऑस्पिशियस पोज़ीशन पे बैठ के भी अच्छे रिज़ल्ट क्यों दे रहा है। डी60 का आपको पूरा समझना पड़ेगा, एक-एक प्लैनेट को समझना होगा। हम ये सारे डेइटीज़ को कवर करने के बाद हम एग्ज़ाम्पल हॉरोस्कोप्स भी लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ़ डी60 चार्ट को रिलेट करना समझेंगे कि डी60 चार्ट को हम किस तरीके से डी1 से डी30 से बाकी चार्ट से रिलेट करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।